नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दागी और भ्रष्ट अधिकारी किए जाएंगे रिटायर, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कार्यवाही के निर्देश। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें। यह निर्देश मंत्रिपरिषद की बैठक में दिया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 11 राज्यों में 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट का उद्घाटन, रक्षा मंत्री बोले भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। बीआरओ ने बनाई 22 सड़कें और 51 पुल। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार 12 अक्टूबर को सिक्किम में बनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुपम शेरा थांग रोड का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल, नागालैंड सहित 11 राज्यों के कुल 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। दोस्तों, इसमें 22 सड़कें और 51 पुल शामिल है। रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर के हेडक्वार्टर से इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोस्तों, यह निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया है। चीन सीमा और अन्य दूरदराज इलाकों में बने इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 2236 करोड़ रुपए है। इससे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की आवाजाही, राशन, आर्टिलरी जैसी चीजें पहुंचाने में आसानी होगी। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर में दशहरे का सेलिब्रेशन, दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। जी हां दोस्तों, 12 अक्टूबर को देश भर में दशहरा मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों को तिलक लगाया। वहीं दोस्तों, लाल किले के माधव दास पार्क में हो रही इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्रिशूल और प्रधानमंत्री मोदी को गदा भी दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान के खिलाफ इजराइल का खौफनाक बदला, पहले वार में ही ठप कर दिया देश, सहमी पूरी दुनिया। जी हां दोस्तों, इजराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से भयानक मिसाइल अटैक के बाद से लगातार गंभीर सैन्य तनाव बना हुआ है। इस हमले के बाद इजराइल ने सही वक्त आने पर ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान किया था। इस मिसाइल हमले के 11 दिन बाद आज ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई संस्थानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए हैं। इन अटैक से ईरान की व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। इसे ईरान पर इजरायली हमले का पहला कदम माना जा रहा है। दोस्तों, ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने दुनिया को इन हमलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की न्यूक्लियर साइट्स, सरकार, न्यायपालिका और सेना समेत सभी सेवाएं इन साइबर अटैक की जद में आ गई है। इसके चलते कई संस्थानों का डेटा भी रहस्यमय ढंग से चोरी हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक और हुई रेल दुर्घटना, तेज आवाज हुई, बोगी पलट गई। बागमती एक्सप्रेस के यात्री बोले लोग चीखते हुए भाग रहे थे, आगे वाला कोच दूसरे डिब्बे पर चढ़ा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। 11 अक्टूबर रात 8:30 बजे हुए हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक कोच और पर्सनल वैन में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। ट्रेन में 1360 पैसेंजर्स सवार थे। इस घटना के बाद तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से उन यात्रियों से मुलाकात की है जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए थे। सभी का स्टैनली अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमने डीन से घायलों की जानकारी के बारे में पूछा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने तिरुवल्लुर के जिला कलेक्टर से घटना स्थल पर मौजूद यात्रियों का एकोमोडेशन को लेकर भी जानकारी ली है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र मिलाने की घटनाओं पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु स्वामी रामदेव ने कहा। जी हां दोस्तों, खाने पीने की चीजों में थूकने और मूत्र मिलाने के मामले जगह जगह से सामने आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो से देश भर में उबाल है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता, बल्कि इस्लाम, मुसलमान और कुरान बदनाम होती है। उन्होंने कहा कि मूल बात तो यह है कि हम सब भारतीयों के पूर्वज एक हैं, उनकी संस्कृति एक है, लेकिन कालखंड में मजहब भले ही बदल गए हों, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति का, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए।
बाबा रामदेव ने यह बातें दिव्य योग मंदिर में कन्या पूजन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह जो थूकने, मूत्र मिलाने और नाली का पानी मिलाने की जो घटनाएं हो रही है सब्जियों में, खाने पीने की चीजों में, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के मेहसाणा में हुआ हादसा, 7 मजदूरों की मौत, एक को जिंदा निकाला, 2 की तलाश अभी भी जारी। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त मिट्टी गिरी। जी हां दोस्तों, गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाणा से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 से 3 मजदूरों के अभी भी मिट्टी में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाल आयोग बोला मदरसों की फंडिंग बंद करें, इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही, मिड डे मील, ड्रेस और किताबें नहीं देते। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। वे राइट टू एजुकेशन RTE नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक या फिर अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सुझाव दिया है। NCPCR ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस अध्यक्ष बोले भाजपा आतंकवादियों की पार्टी, लिंचिंग में शामिल रहती है, प्रधानमंत्री को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का हक नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा। खड़गे शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें PM ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कि वो हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा CM का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को, तीसरी बार तारीख बदली, प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। नायब कैबिनेट में 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में नए CM का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले दोस्तों 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। शनिवार को सैनी वापस हरियाणा आ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह बने टेस्ट टीम के उपकप्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शामी अभी तक फिट नहीं हुए। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इनके अलावा 4 ट्रेवलिंग रिजर्व भी रखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोई उपकप्तान नहीं चुना गया था। माना जा रहा है कि BCCI रोहित शर्मा के बाद बुमराह में टेस्ट टीम का फ्यूचर कप्तान देख रहे हैं। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, इस वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। शमी फिलहाल टखने की चोट से उभर रहे हैं, जिसके चलते इस साल की शुरुआत में उनकी सर्जरी हुई थी। वे चोट की वजह से 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से मैदान से बाहर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजय जडेजा जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बने। 8 साल का रहा क्रिकेट करियर, पूर्वजों के नाम पर रणजी और दिलीप ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, गुजरात के जामनगर के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी ने अपने राजघराने के वारिस का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी चुना है। शत्रुशल्य सिंह जी ने कहा कि मुझे आनंद है कि अजय जडेजा नवानगर के नए जाम साहब होंगे। अभी के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी को कोई संतान नहीं है, इस वजह से उन्हें अपना वारिस चुनना था। उन्होंने अजय जडेजा को चुना। जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी के पिता दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने जाम साहब का पद 33 साल तक संभाला। उनके चाचा रणजीत सिंह जी ने उनको गोद लिया और अपना वारिस भी बनाया। जाम साहब रणजीत सिंह के नाम पर ही भारतीय क्रिकेट की डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी कार्यवाही, विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक सुलभा खोड़के पार्टी से निष्कासित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्यवाही की है। शनिवार को अमरावती से विधायक सुलभा खोड़के को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, अमरावती सांसद सुलभा खोड़के उन 7 विधायकों में से एक थी जिन्होंने इस साल की शुरुआत में विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के संयुक्त उम्मीदवार पीडब्ल्यूपी नेता जयंत पाटिल की हार हो गई थी, जिस कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को किरकिरी का सामना भी करना पड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी। आरोप 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खड़गे बोले पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज कराई है। अब पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। खेड़ा ने कहा कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा चुनाव के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक पर पड़ी रेड। घर नहीं मिले छोकर बेरंग लौटी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के आदेश हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुक्रवार शाम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम ने समालखा के पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी धर्म सिंह छोक्कर के आवास पर रेड की। 4 गाड़ियों में ईडी की टीम छोक्कर के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान धर्म सिंह छोक्कर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ के बाद करीब 2 घंटे बाद ईडी की टीम वापस लौट गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे अप्रवासी, राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा, उन देशों में भेजूंगा जिनसे अमेरिका जंग लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के कोलोराडो में चुनावी रैली की। ट्रंप ने 80 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा कि हम पर उन अप्रवासियों ने आक्रमण किया है जो अमेरिकियों का रेप और कत्ल कर रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया कि 5 नवंबर की तारीख अमेरिका में आज़ादी का दिन होगा। जो भी अप्रवासी अमेरिकी नागरिक की हत्या करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अप्रवासियों को राक्षस और जानवर बताते हुए ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो के अरोरा में लैटिन अमेरिकी अप्रवासी आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया अमेरिका को एक ऐसे देश के तौर पर जानती है जहां कब्जा किया जा चुका है। हम पर एक आपराधिक ताकत ने कब्जा कर रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस जियो ने गुपचुप तरीके से लॉन्च किए ISD प्लान, कीमत 39 रुपए से शुरू। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी सर्विसें देने का प्लान बना लिया है। अगर दोस्तों आप जियो यूजर हैं और विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको जियो के नए रिचार्ज प्लान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों रिलायंस जियो ने अपने ISD रिचार्ज प्लान को अपडेट कर दिया है। नए प्लान सिर्फ 39 रुपए से शुरू होते हैं और 7 दिनों के लिए कॉलिंग के लिए मिनट प्रदान करते हैं। जियो का दावा है कि वह सबसे कम कीमत पर ISD रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है। दरअसल दोस्तों रिलायंस जियो ने बांग्लादेश, यूके, सऊदी अरब, नेपाल, चीन, जर्मनी, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, स्पेन और इंडोनेशिया के लिए ISD रिचार्ज प्लान को अपडेट किया है। जियो का सबसे सस्ता ISD प्लान 39 रुपए का है, जो कि अमेरिका और कनाडा के लिए है, जिसमें 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ 30 मिनट का टॉक टाइम भी मिलता है। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए 49 रुपए वाला प्लान है, जिसमें 20 मिनट का टॉक टाइम ऑफर मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्लान है जो कि 100 रुपए से कम के हैं और 7 दिन की आपको वैलिडिटी भी दे देते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट, AI तकनीक से लेस, आपस में बात करेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी। जी हां दोस्तों, भारत अगले 5 सालों में 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इन सैटेलाइट्स का मकसद पड़ोसी देशों चीन पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना होगा। इससे सेना की निगरानी क्षमता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसरो के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 7 अक्टूबर को स्पेस बेस्ड सर्वेलांस प्रोग्राम के तीसरे फेज को मंजूरी दे दी। ये सभी सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इससे पृथ्वी तक सिग्नल भेजने, मैसेज, तस्वीरें भेजने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
गांव छोड़कर भाग जाओ और लौट कर मत आना। इजराइल ने लेबनान के 22 गांवों को जारी कर दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के 22 और गांवों के निवासियों को अवाली नदी के उत्तर स्थित क्षेत्रों में जाने का आदेश दे दिया है। यह जानकारी सेना के एक बयान में दी गई। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे अपने घरों में वापस न लौटें, क्योंकि सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा कि आपके गांव में या उसके आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया अपने घरों में वापस न लौटें। आगे की सूचना तक दक्षिण की ओर न जाएं। जो भी दक्षिण जाएगा वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। ग्रुप ए में टॉप पर पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंचना तय। पाकिस्तान दावेदारी से लगभग बाहर। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार तीसरी जीत है और इसके साथ ही उसके 6 अंक भी हो गए हैं। वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रबल दावेदार बन गई है। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला भारत के खिलाफ है। इसके साथ ही पाकिस्तान इस हार के साथ ही लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते 19.5 ओवर में 82 रन बनाए और वह ऑल आउट हो गई। टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश के मंदिरों पर हमले और चोरी पर भारत ने चिंता जताई। कहा, हिंदुओं की हिफाजत की जाए। कल दुर्गा पंडाल पर बम फेंका गया था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जोशेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मंदिरों और देवी देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने की यह साजिश है, जिसे सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा पहुंचाने की अपील करते हैं। इससे पहले ढाका के तांती बाजार में शुक्रवार रात को एक शख्स ने दुर्गा पंडाल में बम फेंका था। हालांकि यह बम फटा नहीं। पंडाल की सिक्योरिटी में लगे लोगों ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसे बचाने कुछ लोग आ गए। उन्होंने लोगों पर चाकू से हमला किया। इसमें 5 लोग घायल हो गए। बम फेंके जाने की घटना सीसीटीवी में कैद है। विवाद बढ़ने पर कोटियाली पुलिस ने कहा कि मामला चोरी की घटना से जुड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में वीएचपी नेता हत्याकांड में एनआईए की चार्जशीट। बब्बर खालसा चीफ सहित 6 आतंकवादियों के नाम शामिल। 10-10 लाख का इनाम घोषित। जी हां दोस्तों, पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को एक चार्जशीट दायर की, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वद्दावा सिंह उर्फ बब्बर और 5 अन्य आतंकवादियों के नाम शामिल किए गए हैं। बब्बर ने नवाशहर के हरजीत सिंह उर्फ लाडी और यमुनानगर हरियाणा के कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला बारूद और पैसे आदि मुहैया करवाए थे। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के नेता बग्गा की 13 अप्रैल 2024 को रूपनगर के नंगल के पास हत्या कर दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर, संख्या 10 हुई। आरोप लगाया, पुलिस अनशन खत्म करने के लिए दबाव बना रही। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों के साथ 2 और डॉक्टर जुड़ गए हैं। इनके जुड़ने से अब अनशन करने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें से एक ने शुक्रवार रात को आरोप लगाया कि पुलिस उनके परिवार पर दबाव डालकर हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे इस दबाव में नहीं आएंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 अक्टूबर की रात एक ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हुई थी, जिसके बाद उन्हें आरजी कर अस्पताल के सीसीयू में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के मुताबिक महतो की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। 5 डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे हुए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ज़ीरोधा के को-फाउंडर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर चिंता जताई। कहा, ज्यादा रेगुलेशन से इस पर नेगेटिव प्रभाव की उम्मीद। ब्रोकिंग फर्म चलाना कठिन काम। जी हां दोस्तों, ज़ीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत और उनके भाई निखिल कामत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर चिंताएं जताई है। कामत ब्रदर्स ने कहा है कि ज़्यादा रेगुलेशन से ग्रोथ रुक सकती है और लंबे समय में इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दशहरा रैली में आदित्य बोले, महाराष्ट्र में खोखा सरकार। कहा, उद्धव गुठी असली शिवसेना, इसका नाम मेरे पिता और दादा के नाम पर है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साउथ मुंबई के आजाद मैदान में दशहरा कार्यक्रम शुरू हो गया। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का दशहरा कार्यक्रम दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में चल रहा था। दोस्तों, शनिवार शाम 7 बजे के करीब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर पर उन्होंने माथा टेका। अपने संबोधन में आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ही असली शिवसेना है। आदित्य ने कहा कि असली शिवसेना यही है। मुझे गर्व है कि इस पार्टी का नाम मेरे पिता उद्धव और मेरे दादा बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश किया। बेटी आराध्या के साथ फोटो शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे पा दादाजी। फैंस बोले आप क्वीन हो। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को अपना 82वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर कई सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया। ऐश ने बेटी आराध्या के साथ अमिताभ बच्चन का फोटो शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे पा दादाजी, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, ऐश की इस पोस्ट पर कई फैंस ने अलग अलग रिएक्शंस दिए हैं। कई यूजर्स ने उनके इस जेस्चर के लिए उन्हें क्वीन बताया। वहीं कुछ का कहना है कि ऐश और अभिषेक के डाइवोर्स की चर्चा करने वाले इस पोस्ट को देखकर चुप हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश का सबसे ऊंचा रावण कौन से शहर में बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा रावण देश के कौन से शहर में बनाया जाता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।